हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रमोद कुमार प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान से आपके सामने हूँ। मेरा एक बैच आ रहा है बायोलॉजी का एक बैच आ रहा है 28 फरवरी से 2 से 3 बजे 2 से 3 पीएम में आ रहा है। ये बायोलॉजी का बैच है 28 फरवरी से। उस बायोलॉजी के उससे पहले कुछ क्वेश्चन पर मैं आपको कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रुधिर का थक्का ब्लड क्लॉट जमने के लिए कौन आवश्यक है? अब पहले ये तो आप रट लीजिए कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम होता कैसे है जरा इसको देखिए। ये आपको ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोकाइनेज, Ca++, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, Ca++, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, और यहां पर ये हो गया ब्लड क्लॉट। हेपरिन जब वायु के संपर्क में आता है तब निष्क्रिय हो जाता है। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे ही हमारे शरीर का जब ब्लड कटता है तब ब्लड बाहर निकलेगा। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हिपरिन होता है, और हिपरिन जो है ये लीवर में निर्माण होता है, और लीवर में निर्माण होने के साथ साथ ये शरीर के अंदर रक्त को क्लॉट होने नहीं देता। लेकिन जैसे ही ब्लड कटे, शरीर कटेगा, ब्लड बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के साथ ही हिपरिन जब वायु के संपर्क में आएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। जब वो निष्क्रिय होगा तब ये ब्लड क्लॉट करेगा। ठीक है। और वायु के संपर्क में आकर ब्लड प्लेटलेट टूट जाता है, और टूटने के बाद थ्रोम्बोकाइनेज पदार्थ स्रावित करता है। ऑलरेडी हमारे शरीर में ये आपको ब्लड में कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम आयन है Ca++। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो ये थ्रोम्बिन जो है Ca++ की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन Ca++ की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन को बदल दिया फाइब्रिन में। फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है, और जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। नीतीश कुमार, हाय। इस प्रकार ब्लड का थक्का बन जाता है। ब्लड को थक्का बनने में ये आपको 2 से 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में सेकंड में रहता है तो सेकंड में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सी धातु देख रहे हैं? Ca++ तो नहीं रहता है, कैल्शियम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कैल्शियम। अगर मान लो, गुड मॉर्निंग, तो यहां पर मान लो कि कैल्शियम अगर नहीं है, कैल्शियम अगर प्लस प्लस रहे और कैल्शियम रहे तब Ca++ लगाएंगे आंसर। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का रक्त को थक्का जमने में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिजैविक औषधि पेंसिलिन प्राप्त होता है तब पेंसिलिन प्राप्त होता है किससे? तो ये फंगस से, फंजाई से। अब देखो, एक फंजाई है, ये
पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दवा बनाई जाती है। और इसका जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। तो ये आपको हो गया फंजाई, फंगस। ए नंबर आंसर होगा इसका, 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य कड़ी फूड चेन में शाकाहारी होते हैं। अब देखो कुंदन रावत, गुड मॉर्निंग। अब देखो फूड चेन क्या होता है, फूड वेब और फूड चेन होता है। तो ये फूड चेन में जो शाकाहारी होते हैं, अब देखो ये आपको ये है ग्रास, घास। ये है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, इसको खाएगा रैबिट। रैबिट खरगोश, या इस खरगोश को कौन खा लिया, भोजन किया, जैकल, सियार, और इसको टाइगर यानी बाघ। ठीक है, अब देखो ये है प्राथमिक उपभोक्ता, ये है द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी होते हैं। इसके अंतर्गत जितना भी घास खाने वाले जीव होते हैं, जानवर होते हैं, सब इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सब आएगा। ठीक है, तो घास खाने वाले जितने भी जानवर हैं सब शाकाहारी होते हैं, सब प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब देखो सियार हो गया, या लोमड़ी हो गया, या कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो छोटे स्तर के मांसाहारी जीव होते हैं वह होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। जो टॉप लेवल के ये मांसाहारी होते हैं, और जो टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं, बाघ, शेर, चीता, बड़े मांसाहारी जीव, वो द्वितीय और प्राथमिक दोनों उपभोक्ता को भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो बाघ के सामने सियार, बाघ सियार को भी खाएगा, बकरी को भी खाएगा। तो फूड कड़ी में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता बता दिए, छोटे स्तर के ये मांसाहारी हो गए। प्राथमिक उत्पादक नहीं होता है, सिर्फ उत्पादक होता है। उत्पादक में हरा पेड़ पौधा आता है। ठीक है, अपघटक में क्या होगा, डिकम्पोजर में ये फंजाई आता है, बैक्टीरिया, वायरस आता है। जब ये सब मरेंगे, यानी जब ये सब डेड करेंगे, जो भी है प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता जो भी मरेंगे, तो मरने के बाद उनको सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले पदार्थ को अपघटक, डिकम्पोजर कहते हैं। और इसके अंतर्गत ये आपको बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई आते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन, ये खाद्य कड़ी फूड चेन में शाकाहारी होते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतियों में नहीं होते हैं। पतियों में नहीं होते हैं, तो देखो फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम है भोज, जब पौधे में भोज पदार्थ का निर्माण होता है, तब ये उसका संबंध फ्लोएम के द्वारा होता है। रंध्र स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, शोषण की क्रिया होती है। द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल, ये स्टोमाटा का ही भाग होता है। लेंटी सेल जो होता है ये तना में होता है, ये स्टोमाटा, ये पत्तियों में नहीं होता है। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। या लेंटी सेल जो है ये तना में होता है, और लेंटी सेल के द्वारा ट्रांसपायरेशन, 5% ट्रांसपायरेशन तना के द्वारा भी होता है, तो ये लेंटी सेल के द्वारा होता है।
ठीक है, लेंटिसेल के द्वारा निकलता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। तो ये लेंटिसेल तना में पाया जाता है। तो ये आपका 4 नंबर का पतियों में नहीं होते हैं, तो लेंटिसेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब सबसे पहले जानो, डीएनए का खोज जो है ये आपको है फ्रेडरिक मीसर मीसर के द्वारा किया गया। ये डीएनए का खोज जल्दी आपको नहीं मिलता है। कौशल परवीन पूरा कोर्स करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ये डीएनए का खोज फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया और 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया। इसी को बोलते हैं डीएनए की रचना। डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया, जिसके लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डीएनए रचना की खोज वाटसन और क्रिक की है, बी नंबर आंसर होगा। लेकिन डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया, ठीक है, 1869 ईस्वी में। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी। लुइस पास्चर जो है पास्चुराइजेशन का खोज किए हैं और हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड का खोज किए हैं, या प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से जीन का संश्लेषण किए हैं। तो 5 का हो गया बी। 6 नंबर देखेंगे, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए जानते हो CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है। इन चारों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो एब्सेंट कौन होता है? सूर्य का प्रकाश। बरसात के दिनों में, जाड़े के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता है तब आपको ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। उस कंडीशन में ये पौधे मरते तो नहीं है, अपना भोजन जो स्टोर किए उसे वो निकाल निकाल के भोजन करते हैं। तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा में प्रकाश का परिवर्तन जो है रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मुरझान, विल्टिंग किस अधिकता से होता है? अब देखो, विल्टिंग जो है ये वाष्पोत्सर्जन से होता है। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तियों में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एस्टोमाटा। एस्टोमाटा यानी रंध्र। ये दिन में खुलते और रात में बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है ये दिन में होता है, रात में गटेशन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आपको ये यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये दिन में ही होता है और ये दिन में स्टोमाटा खुलता है, रात में बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन में स्टोमाटा सहायक होता है। स्टोमाटा दिन में खुलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। रात में जो क्रिया होती है उसको गटेशन यानी बिंदु स्राव कहते हैं। रात में जो क्रिया होती है उसको गटेशन, बिंदु स्राव कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पोटोमीटर पोटोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो ये मुरझाते हैं जब पत्तियां, आप देखिएगा गर्मियों के दिनों में ये
पत्ती मुरझाते रहता है, दोपहर में ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाता है तो पत्ती मुरझा जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। श्वसन तो होते रहता है 24 घंटा। मनोज कुमार क्लास रोज चलेगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ऑफलाइन क्लास चलेगा। प्रकाश संश्लेषण अभी बता ही दिए। अवशोषण जड़ के द्वारा जो जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो 7 का आंसर सी हो गया। 8 नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? अब देखो, सबसे पहले समझो कि परागन पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है इसको समझिए। तो ये पोलन ग्रेन स्टामेन से कृष्णानंद यादव गुड मॉर्निंग। स्टामेन से यानी पराग कोश से पराग कण फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, यानी स्टिग्मा पर पहुंचने, स्टामेन से पोलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के लिए, परागन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, पर परागन के लिए कुछ कारक की आवश्यकता होती है। उसमें जानवर भी है, पक्षी भी है। जानवर, पक्षी, कीट, हवा, पानी। अमरेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। पानी, उसके बाद चमगादड़, मोलस्का, ये सब वेक्टर है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो इसमें देखो हवा, पानी, कीट दिया हुआ है। आग से पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, आग पॉलिनेशन का कारक नहीं है। तो 8 का हो जाएगा ये बी नंबर आंसर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। लाइकेन एक प्रकार का द्वैतपादक है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी संचर से बनता है। ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं? अब देखो, कवक और फंजाई। कवक और फंजाई के सम्मिलित रूप को लाइकेन कहते हैं। अब देखो, दोनों सहजीवी संबंध है। सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे को फायदा, एक दूसरे को, दोनों को फायदा होता है सहजीवी संबंध में, ठीक है। तो सहजीवी संबंध में क्या है कि जैसे शैवाल में हरा होता है, थैलोफाइटा है, कवक भी थैलोफाइटा है, लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो कवक के शरीर के ही पर ही शैवाल ग्रो करता है। कवक रहने के लिए जगह देता है और शैवाल उसको बदले में भोजन देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलता है। तो ठीक है, तो ये दोनों का संबंध है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। और लाइकेन जो है, लाइकेन को बायो इंडिकेटर भी कहते हैं। बायो इंडिकेटर यानी जैव सूचक। लाइकेन को बायो इंडिकेटर, जैव सूचक कहते हैं। यह वैसे एरिया में नहीं होता, वैसे स्थान पर कि ये ऑनलाइन नहीं चलेगा कृष्णानंद यादव, ये ऑफलाइन चलेगा, ये ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। तो ये आपको बायो इंडिकेटर, जैव सूचक कहते हैं। वैसे स्थानों पर नहीं होता है जहां पर ये आपको वायु प्रदूषण अधिक होता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपको एनर्जी का निर्माण होता है। एनर्जी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है आप सिर्फ जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एडीपी, एडीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ही परिवर्तित करता है एटीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एडीपी को किसमें, एडीपी को किसमें, एटीपी में परिवर्तित करता है। तो एटीपी को ये
एनर्जी का करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एडीपी को एटीपी में परिवर्तित किया, अब फिर यह एटीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है, ये सर्किल चलते रहता है, ठीक है। तो यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर दिया। तब कभी कभी एग्जाम में आता है सवाल कि माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी की शुरू में पहले क्या प्रोसेस होता है, तो एडीपी एटीपी में परिवर्तित होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं 3 प्रकार का, ये 10 का आंसर भी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट ये 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। गोल्जी का है, इसको डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक बोलते हैं, अणुओं का यातायात प्रबंधक। और न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग, ये आपको ये केंद्रिका कहते हैं, और ये आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताया हूं, और फिर से मैं बता दूं, ये मेरा क्लास 2 से 3 पीएम में 28 फरवरी से ऑफलाइन आएगा। कृष्ण कुमार सिंह प्रणाम, ये ऑफलाइन आ रहा है 28 फरवरी से 2 से 3 बजे, ठीक है, पीएम में है, तो आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।